ये तस्वीरें हैं संजय दत्त के घर की, जहां बीती रात उनसे मिलने पहुंचा यूसुफ नलवाला। संजय दत्त से मिलकर जब नलवाला बाहर निकला तो उसकी बातों से लग रहा था कि संजय दत्त काफी निराश हैं। बात करने को बचा क्या? और भी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोगों के पास। क्या? अभी कोई ऑप्शन नहीं बेटा। हाँ, अभी कोई ऑप्शन नहीं। क्या बात हुई आपकी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मिलने को आया था। उन्होंने कुछ कहा कब तक सरेंडर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं? अभी तक वो डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करेंगे। किस तरह की मानसिक स्थिति में है, क्या सोच रहे हैं, क्या बात है? मानसिक स्थिति किसी कैसी हो सकती है किसकी? अ पर्सन हु इज गोइंग टू द जेल इन फ्यू डेज टाइम, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है? यूसुफ नलवाला वही शख्स है जिसने संजय दत्त की राइफल नष्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नलवाला को भी आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 6 साल की सजा सुनाई है। लगातार तीसरी रात मुंबई में संजय दत्त के बिल्डिंग में यानी इंपीरियल हाइट्स में फिल्म जगत से जुड़ी हुई लोगों का आना जाना लगा रहा। हम यहां पर देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन कल पूरी रात देर रात तक यहां कई सारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हस्तियां आती जाती रही। संजय दत्त से मिलने आए लोगों में सबसे खास थे अभिनेता कुमार गौरव। कुमार गौरव संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त के पति हैं। कुमार गौरव आए और संजय के घर पर ही रुक गए। कुमार गौरव ही मेहमानों को छोड़ने बार बार घर से नीचे आते रहे। कुमार गौरव के अलावा जैकी श्रॉफ भी संजय दत्त से मिलने पहुंचे। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त खलनायक समेत कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। जैकी श्रॉफ के अलावा अभिनेता और सांसद चिरंजीवी के बेटे रामचरण तेजा भी संजय दत्त से मिलने पहुंचे। रामचरण तेजा फिल्म जंजीर की रीमेक में संजय दत्त के साथ काम कर रहे हैं। इनके अलावा अभिनेता हरमन बावेजा, निर्माता साजिद नाडियाडवाला भी संजय दत्त से मिलने पहुंचे। जब से संजय दत्त को सजा का ऐलान हुआ है तब से वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। कहा जा रहा है कि वो सोमवार से अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। So what are we looking at? By 2020, we are hoping that most states will deliver most public services through the electronic mode. अब उसके लिए आपको डिवाइसेस चाहिए होंगे। तो इसी संदर्भ में हमने आकाश की बात की थी कि अगर हम एक आकाश टैबलेट 2500 में मैन्युफैक्चर करें और हिंदुस्तान का अपना टैबलेट हो, उसमें हमारा अपना चिप और वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, वो प्लेटफॉर्म बन जाता है एजुकेशन का। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल को आकाश टैबलेट की तारीफ के पुल इसलिए बांधने पड़ रहे हैं क्योंकि जिस आकाश टैबलेट के जरिए वो संचार क्रांति की बात कर रहे थे, अब चर्चा उसी आकाश के जमीन पर आने की शुरू हो गई है। खबर है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सिब्बल के जाने के बाद आकाश की पूरी योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। सवाल ये है कि क्या आकाश को लेकर आमने सामने हैं दो मंत्री? क्या सिब्बल और राजू में आकाश को लेकर अनबन है? क्या आकाश की उड़ान बाकी है या फिर जमीन पर आ गया है आकाश? शुक्रवार को ही एबीपी न्यूज ने बताया था कि किस तरह आकाश टैबलेट की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है, लेकिन सिब्बल आज भी आकाश के साथ सपने दिखा रहे हैं। सिस्टम में क्या होगा कि अगर आप कोई गांव में बैठा है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाता है और उसको कोई बीमारी है, वो अपना एक्सरे लेता है, उसकी कनेक्टिविटी थ्रू फाइबर ऑप्टिक सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ या गंगाराम हॉस्पिटल के साथ। गंगाराम हॉस्पिटल का डॉक्टर यहां बैठे बैठे उसका एक्सरे का मुआयना करता है और उसको बताता है कि ये तेरे को बीमारी है, और वही उसको बताएगा कि कहां को इलाज कराना चाहिए। सिब्बल अब भी आकाश का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय ने आकाश की गुणवत्ता पर ही सवाल उठाते हुए इसे बंद करने का फैसला किया है। लेकिन सिब्बल की उम्मीद अभी बाकी है। मैं अपने सहयोगी मंत्री पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जहां तक मुझे लगता है कि आकाश अभी भी वजूद में है। सूत्रों के मुताबिक जिस कनाडा की कंपनी डेटा विंट को ये ठेका दिया गया था, वो 1 लाख टैबलेट बनाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रही है। दरअसल आकाश दो मंत्रालयों के बीच फंसकर रह गया। छात्रों तक आकाश पहुंचाने की पहल दो मंत्रालयों को करनी थी, टेलीकॉम और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सब्सिडी देखनी थी और टेलीकॉम को आकाश खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोनों मंत्रालय पहले कपिल सिब्बल के पास थे, लेकिन अब एचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय पल्लम राजू के पास है और राजू ने हाथ खड़े कर दिए हैं।
दरअसल आकाश को बनाने वाली कंपनी डेटाविंड से टैबलेट IIT बॉम्बे को मिलने थे, जहां से सरकार इसे बच्चों को बांटने वाली थी। मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने जब राष्ट्रपति के हाथों आकाश 2 टैबलेट की नुमाइश करवाई थी, तब उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही 50 लाख आकाश टैबलेट खरीदने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। केंद्र सरकार 1200 रुपए में छात्रों के हाथों में आकाश देना चाहती है, लेकिन आकाश बनाने वाली कंपनी इतनी तादाद में टैबलेट की सप्लाई नहीं कर पा रही। हालांकि डेटाविंड कंपनी के मुताबिक 17,100 आकाश टैबलेट IIT बॉम्बे को भेज दिए गए हैं और 29,400 टैबलेट तैयार हैं और कुछ ही दिनों में भेज दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की सुस्ती की वजह से करार रद्द किया जा सकता है। मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने IIT बॉम्बे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 31 मार्च तक डेटाविंड कंपनी अगर आकाश की खेप नहीं दे पाती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार ने इससे पहले मानव संसाधन मंत्रालय को 700 करोड़ रुपए दिए, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है, यानी आकाश अभी तक जमीन पर है। माथे पर तिलक, गले में माला और दोनों हाथ जोड़कर जनता का आभार। अन्ना के आंदोलन से शुरू हुए इस काफिले की शक्ल बदल रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में अभी जनता और नेता का फर्क नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली में बिजली और पानी के मुद्दे पर लोगों के बीच असहयोग की अलग जगाने पहुंची अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, ये दावा है पार्टी के नेता गोपाल राय का। 35,000 से ज्यादा लोगों ने करीब 5-6 घंटे के अंदर समर्थन दिया है और इस असहयोग आंदोलन में हिस्सेदारी लोग कर रहे हैं। यहाँ बैठा कौन आदमी अपना बिजली पानी का बिल देना बंद करेगा? गोपाल राय ने कहा कि पार्टी के पिछले आंदोलन बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आंदोलन में कूदे हैं। पहले अपील हमने की थी, लेकिन वो बिखरा आंदोलन था। हम जनता से बात करने की तरफ गए, पूरे दिल्ली में सर्वे किया और फिर हम लोगों को लगा कि अगर दिल्ली में एक साथ एक समय पर पूरे दिल्ली में आंदोलन खड़ा किया जाए तो ये लोग उसके लिए उतरने के लिए तैयार हैं, जिसका नमूना आज दिखा है। 35,000 लोग सामने आए हैं, कल आगे और बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी को यकीन है कि दिल्ली की जनता अगर एकजुट होकर खड़ी हो गई तो सरकार और बिजली कंपनियों को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। जब सब लोग असहयोग में खड़े होंगे, दिल्ली की सरकार की और कंपनियों की औकात नहीं है कि उनका बिजली का बिल काट दे, कनेक्शन काट दे। इसलिए ये लड़ाई अब सफल होगी। पार्टी के पदाधिकारी दावा कर रहे हैं कि उपवास को पहले ही दिन से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस गली में जहां केजरीवाल उपवास पर बैठे हैं, लोगों में हलचल तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। कथित आतंकवादी सैयद लियाकत शाह की गिरफ्तारी पर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इतना बढ़ा कि खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से ये मांग कर दी कि इस मामले की जांच NIA से कराई जाए। आपको बता दें, शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उसने एक ऑपरेशन के तहत नेपाल सीमा पर लियाकत को गिरफ्तार किया, क्योंकि वो दिल्ली में फिदायीन हमलों को अंजाम दिलाने आ रहा था। गाजी नसरुद्दीन, सीनियर कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, और फरूक कुरैशी, इन दोनों ने लियाकत को हुक्म दिया था कि यह कुछ नौजवान फिदाई रिक्रूट्स जो हैं उनके साथ मिलकर के दिल्ली में टेररिस्ट स्ट्राइक करे। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रह रहे लियाकत के घर वालों ने दिल्ली पुलिस के दावे पर सवाल उठा दिए। उनके मुताबिक लियाकत सरेंडर करने के इरादे से अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ जम्मू कश्मीर आने वाला था। उसके साथ कुल 15 लोग थे। ये इतला खाने के लिए जो बेगुनाह उनको पकड़ लिया, वो कहते हैं दिल्ली में सामान पकड़ा, ये वो कुछ नहीं पकड़ा उनसे। वो मेरे साथ थे, हम जहाज में आए काठमांडू तक, नेपाल तक, तो नेपाल की बॉर्डर से उनको पकड़ा है, उधर से हमारे साथ बिठाया, लेकिन फौज की और ट्रक में बिठाया ना, मैं भी साथ उनके, मेरी बेटी, एक फैमिली और अड़ीगाम की।
राज्य पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लियाकत ने सरेंडर के लिए लौटने की जानकारी कुपवाड़ा के अफसरों को दी थी और अर्जी पर पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों की मोहर के बाद ही वो लौट रहा था। अगर ऐसा है तो सरेंडर पॉलिसी खटाई में पड़ सकती है। इससे पहले भी काफी लोग जो हैं वो आए हैं, जो हमारी जो सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत काफी लोग आए हैं और विद फैमिलीज आए हैं। उनको तो हमने अरेस्ट नहीं किया। अब इस मसले में दिल्ली पुलिस ने किस हिसाब से इनको अरेस्ट किया है, क्या वो कहते हैं, जो डिटेल आ जाएगी आपको बता देंगे। नहीं, ठीक है, उसके जो हमारे पास इंटेरोगेशन चल रहा है और हमने दिल्ली में भी तमाम होटल के कमरे में तमाम कारतूस और बंदूकें और बाकी चीजें मिली हैं। इसकी पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। इस बीच एबीपी न्यूज के हाथ एक एफआईआर की कॉपी लगी है। इस एफआईआर में कुपवाड़ा के लालपुरा थाने में 97 लोगों के खिलाफ पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसी धाराओं में मामला दर्ज है। 84वें नंबर पर लियाकत का नाम है। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस एफआईआर में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनमें से ज्यादातर विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग पहले कश्मीर में अपने स्थानीय संबंधों का फायदा उठाकर जानकारियां एकत्र करते हैं और फिर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम दिलाते हैं। मुंबई से सटे ठाणे के इसी रेस्टोरेंट में महाराष्ट्र एटीएस के एक अधिकारी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एटीएस में डीसीपी संजय बनर्जी का परिवार पचगनी से उनके साथ छुट्टी मनाने आया था। वो ठाणे के इसी गोवा पुर्तगीज रेस्टोरेंट में अपने पूरे परिवार के साथ लंच करने आए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी अचानक संजय बनर्जी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। मुंबई एटीएस के डीसीपी संजय बनर्जी, इन्होंने ठाणे में अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला। ठाणे के घोड़बंदर इलाके में गोवा पुर्तगीजा ये एक रेस्टोरेंट है और यहीं पर संजय बनर्जी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लंच करने आए थे और उसके बाद जो है उन्होंने अचानक जो है वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली जो है खुद को मार ली। खुदकुशी की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन संजय बनर्जी की पत्नी का कहना है कि उन पर काम का काफी दबाव था। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों से पता चला है कि संजय बनर्जी और उनकी पत्नी के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि उनके पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं थे। दोपहर वो करीब अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ यहाँ पर खाना खाने आए थे और यहाँ पर ये घटना हुई है। कुल मिलाकर मुंबई एटीएस में डीसीपी पद पर जो है संजय बनर्जी काम करते थे और ये अचानक इस आत्महत्या से पूरा पुलिस महकमा जो है वो पूरा सदमे में है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस जो है अब वो आगे की तहकीकात कर रही है। संजय बनर्जी ने जिस वक्त खुद को गोली मारी उस वक्त उनकी पत्नी और बच्चे खाना खा रहे थे। 1995 बैच के डीसीपी संजय बनर्जी औरंगाबाद एटीएस की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। अगर हमारे बारे में और किसी के बारे में कुछ कहा तो जो बच्चे हैं सब मार दिए जाएंगे। धमकी देने का ये आरोप लगा है विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर। पवन यादव ने अपने भाई नन्हे यादव की हत्या के बाद ये आरोप राजा भैया पर लगाए हैं। पवन का आरोप है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके घर आने से पहले बाबागंज के विधायक विनोद सरोज ने अपने मोबाइल से राजा भैया से बात कराई थी। आरोप है कि इस फोन कॉल के दौरान राजा भैया ने नन्हे और सुरेश यादव के परिवार को धमकी दी थी कि वो अखिलेश यादव को कुछ न कहें। हमसे विधायक जी कह लीजिए राजा से बात करिए। तो आपने क्या किया? हमसे बात कराए कि अगर हमारे बारे में और किसी के बारे में कुछ कहा तो जो बच्चे हैं सब मार दिए जाएंगे। उसके बाद कहें दुखी से बात कराइए, तो पिताजी से हमारे बात कराए। पिताजी से इतनी बात कह दी कि इतने समय में रो रहे थे। राजा भैया ने बात किया था। राजा भैया ने बात की। गांव के प्रधान का परिवार कुंडा के विधायक राजा भैया और बाबागंज के विधायक विनोद सरोज के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। प्रधान के परिवार ने जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी भी लगाई है। 2 मार्च को कुंडा के बलीपुर गांव में डीएसपी जियाउल हक समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अगर हमको कहते हैं तो हम लोग गांव छोड़ के चला जाते, ऐसी बात नहीं रहेगी गांव न छोड़। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वॉटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। ये वही अंतर्राष्ट्रीय फोरम है
जिसने कुछ दिनों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देने के लिए बुलाया था, लेकिन फिर कुछ प्रोफेसरों और छात्रों के विरोध के चलते न्योता वापस ले लिया था। वैसे तो अरविंद केजरीवाल को उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और आम आदमी पार्टी के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने असली मुद्दे पर आने से पहले मोदी का निमंत्रण वापस लिए जाने का मसला उठा दिया। There is something that is troubling me, and therefore before I start speaking on this topic, I would like to get this out of my way. I am not a supporter of Mr. Narendra Modi. In fact, I don't agree with him on many things, and I have publicly opposed him on many occasions. However, I would like to put on record my dismay at the cancellation of his invitation to speak at this forum. केजरीवाल ने ये भी साफ किया कि वो मोदी के समर्थक नहीं होने के बावजूद उनका निमंत्रण वापस लेने को गलत क्यों मानते हैं। My unease is on 3 accounts. Firstly, to issue an invitation and then cancel it under pressure, I think it's not right. It is very wrong. It is unbecoming of an institution carrying the respected Wharton name. Secondly, those who refuse to listen to people they do not agree with, they lose an opportunity to learn and grow. Thirdly, this refusal to let him speak goes against the very principles of freedom of speech we are all fighting for. मोदी के मुद्दे पर अपनी बात रखने के बाद केजरीवाल ने भारत में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कहा कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए ही वो आम आदमी पार्टी बनाकर राजनीति के मैदान में उतरे हैं। केजरीवाल ने ये दावा भी किया कि उन्हें और उनके साथियों को अपने आदर्शों पर चलने के लिए निजी जिंदगी में काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो क्या करते। स्टील बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूह के मुखिया लक्ष्मी निवास मित्तल भले ही भारत के हों, लेकिन भारत में निवेश करना फिलहाल उनकी प्राथमिकता नहीं है। ये बात खुद एलन मित्तल ने शनिवार को अहमदाबाद में कही। मित्तल यहां IIM अहमदाबाद में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आए थे। दरअसल लक्ष्मी मित्तल भारत में अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने में हो रही देरी से नाराज हैं। मित्तल की कंपनी आर्सलर मित्तल ने उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाने के लिए दिसंबर 2006 में राज्य सरकार के साथ समझौता किया था, लेकिन 40,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। झारखंड में भी उनकी प्रस्तावित परियोजना को देरी का सामना करना पड़ रहा है। आर्म्स एक्ट में सुप्रीम कोर्ट से 5 साल की सजा के ऐलान के बाद से अभिनेता संजय दत्त को माफी दिलाने की मुहिम चल पड़ी है। इस मुहिम में नया नाम जुड़ा है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने कहा है, मैं संजय दत्त की माफी की मांग से सहमत हूँ। मुझे संजय दत्त के साथ पूरी हमदर्दी है। उसे आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया है, जिसके लिए वो पहले ही 18 महीने की जेल काट चुका है। वो आदतन अपराधी नहीं है। संजय दत्त एक सम्मानित परिवार का लड़का है। अपराध के वक्त संजय की उम्र कम थी। उसे ऐसा लगता था कि मुसलमानों की मदद करने की वजह से उसके पिता को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से उसने ऐसा किया। संजय दत्त के लिए माफी की ये मुहिम प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने शुरू की थी, जिसके बाद संजय दत्त के लिए कई पार्टियों से जुड़े नेता और फिल्मी दुनिया से जुड़े सितारे माफी की अपील कर चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का शनिवार को दुबई में उनके समर्थकों ने कुछ इसी अंदाज में हौसला बढ़ाया। मुशर्रफ ने भी पूरे जोश के साथ ऐलान किया कि उन्हें पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। There were so many people who thought that I will not be going. Well, I am going now and I am going tomorrow. परवेज मुशर्रफ 4 साल से भी ज्यादा समय के बाद पाकिस्तान लौट रहे हैं। उन्हें 2008 में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद से वो ब्रिटेन और दुबई में शरण लेकर रह रहे थे। पाकिस्तान में उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के केस में आरोपी बनाया गया है, जिसके चलते उन्हें पाकिस्तान आने पर गिरफ्तारी का डर लगा रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मुशर्रफ को सिंध हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इंटरपोल ने भी मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का पाकिस्तान का आग्रह ठुकरा दिया है। This is a bail, pre-arrest bail or pre-arrival bail, and it has been granted on all cases.
In other words, that there is no question of my being arrested when I land in Pakistan. मुशर्रफ का इरादा पाकिस्तान में होने जा रहे आम चुनाव में भाग लेने का है। पाकिस्तान में राष्ट्रीय असेंबली और 4 राज्यों के चुनाव में आज से ही उम्मीदवार के पर्चे भरे जाने हैं। पर्चे भरने की अंतिम तारीख 29 मार्च है, जबकि वोट 11 मई को डाले जाएंगे। मुशर्रफ को उम्मीद है कि पाकिस्तान पहुंचने पर जनता में उनका समर्थन बढ़ेगा। Certainly there is support, but I call it support all over Pakistan in all provinces, but it is dispersed support. What needs to be done is to consolidate and concentrate this support, this dispersed support. So dispersed support is weak support. When you consolidate all that, it turns into a strong support. But this is not possible without my going there. I have to lead from the front. I have to be there. It can't be done from remote control sitting outside. लेकिन पाकिस्तान पर नजर रखने वालों का मानना है कि राजनीति के मैदान में मुशर्रफ की राह इतनी आसान नहीं होगी। जनरल मुशर्रफ को उम्मीद जरूर होगी कि वो पाकिस्तान के चुनाव में बेहतर नतीजे हासिल कर सकेंगे, लेकिन ये एक सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों में जनरल मुशर्रफ का रसूख पाकिस्तान की राजनीति में काफी कम हुआ है। लिहाजा वो अपनी पार्टी को कुछ चुनिंदा सीट जरूर जिता सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान की भविष्य की राजनीति में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है, इसकी गुंजाइश काफी कम लगती है। इस बीच आतंकवादी संगठन तालिबान ने धमकी दी है कि पाकिस्तान लौटने पर मुशर्रफ की हत्या कर दी जाएगी, लेकिन मुशर्रफ का कहना है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। They have been trying to send me to hell after 9/11, which means it's 12 years now. So they haven't been able to do that. So I'm not the kind to get scared of mere statements.